डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कल जो कुछ हुआ धराली में, जितनी बड़ी खतरनाक तस्वीरें दिखी हैं। पहली बात तो मैं आपसे वजह जानना चाहता हूँ कि हम सबसे बेहतर आप उस जगह को ज्योग्राफी को जानते हैं। ये क्यों हुआ है? देखिए, हमेशा से थराली जिस स्थान पर है, ये हायर हिमालयन स्ट्रेच है, उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं। और ये क्षेत्र इस तरीके के ग्लेशियल एवलांच के लिए जाने जाते हैं। मानव गतिविधियों ने पिछले साल में पूरी दुनिया में ही क्लाइमेट चेंज की तलवार जो है मानवता के ऊपर लटका दी। क्लाइमेट चेंज जो कि मानव का प्रकृति के ऊपर हस्तक्षेप का नतीजा है, आज पूरी दुनिया भुगत रही है। तो इस क्लाइमेट चेंज ने इन घटनाओं को एग्रेवेट कर दिया है, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ा दी है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। और उसमें आग में घी का काम किसने किया कि हमने इनके रास्ते में जहां ये आपदा आती है वहां बसावटें बसा ली, विकास के नाम पर अंधाधुंध निर्माण कर लिए, इनकी धाराओं को मोड़ लिया, मनमाने तरीके से उनके साथ छेड़छाड़ कर ली। तो ये हमने अपने आप आग में घी का काम किया। तो आपदा क्या है कि दो आपदा हैं। एक तो इस तरीके की क्लाइमेट चेंज हमने उस पर्यावरण में इस प्रकार से दुष्प्रभाव डाल दिए कि ये घटनाएं जो है बड़ी जल्दी जल्दी, जो पहले 100, 150, 200 साल के अंतराल पर आती थी, अब हर साल, 5 साल, 10 साल में ये भयावह घटनाएं घटित हो रही हैं। और दूसरा, जब ये घटित हो रही हैं तो अगर धराली, जो कि पहले ही इसके मार्ग के ऊपर, वो आप देखें अगर धराली के पिछले चित्र, तो जो ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं पुराने, उनके ऊपर ये बसा हुआ था। तो अगर ये बसावट ना होती तो वो बाढ़ आती और अपने रास्ते से निकल जाती, फिर ये त्रासदी का रूप ना लेता। तो त्रासदी का रूप जो लिया वो फिर हमारी लोभ और हमारे लालच ने इसको परिणाम दिया। हम्म। तो इस रूप में इस क्योंकि त्रासदी को दैनी अगर हम क्या? देखें तो इससे कुछ जी। सीख ले पाएंगे और कुछ जी। बुनियादी मैं सुधार यही हम अपने ये, नीति में कर पाएंगे। जी, मैं यही जानना चाह रहा था। इस इलाके में जहाँ पर एक घटना घटी धराली में, हर्षिल का इलाका, बड़ी संख्या में आजकल टूरिस्ट बहुत जाते हैं। टूरिज्म हो गया है। हमने देखा कि कैसे नदी के किनारे बिल्कुल सटे हुए, आप जिस तरीके के रिजॉर्ट बने हुए हैं, घर बने हुए थे, जो बह गए इस हादसे में। ऐसा लगता है कि उस इलाके में पेड़ है ही नहीं, या तो वन काट दिए गए हैं, या वन कभी थे नहीं। क्या स्थिति है? वन तो आज भी, ये हरसिल धराली वाले इलाके में अगर आप पूरा ऊपर देखें तो पूरा का पूरा देवदार का जंगल है, जो ये ओल्ड ग्लेशियल डिपॉजिट्स के ऊपर ही पनपा है। निश्चित रूप से नीचे जब सड़क बनी, हाईवे, आप देखिए कि पुराने गांव जो हैं पूर्वजों ने बड़े सुरक्षित जगहों पर बसाए हैं, नदी से दूर। जो ये नाले आते हैं, जो छोटी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, उनसे दूर। तो इस तरह से, लेकिन जब ये हाईवे नीचे बने तो व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए मनमाने तरीके से, अनियंत्रित और अनियोजित रूप से जो है तथाकथित ये विकास हुआ। तो हम वहां जाके बैठ गए, वहां हमने पेड़ भी काट डाले, वहां हमने नदियों में खनन भी कर डाला, वहां हमने मनमाने तरीके से उनके प्रवाह को मोड़ भी दिया। और उसका परिणाम हमें इस रूप से मिल रहा है। अब जो आपने बात उठाई कि ये सारा जो ये पर्यटन के नाम से, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए पहले से ही बड़ी आवाज उठाते रहे हैं और इस बात पर चेताते रहे हैं कि भाई इस हिमालय की इन संवेदनशील क्षेत्रों की अपनी एक धारण क्षमता है, इनकी अपनी एक संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। अगर उस धारण क्षमता से परे बस आप इसे लादते जाओगे हर तरीके से, और तो फिर उस लोभ लालच का कोई अंत नहीं है। फिर एक ही बात है कि वो प्रकृति फिर हमें सबक देगी। तो वही हम इस क्षेत्र में भी देखने में आ रहा है कि होटल रिसोर्ट्स एकदम ही उस ट्रिब्यूटरी खीर गंगा से सटे हुए, जबकि उसमें 2013 में जब केदारनाथ आपदा आई थी, आप अगर खीर गंगा के चित्र पहले के देखें तो आप देखिए उसके किनारे दोनों सिंचाई विभाग की एक दीवार बनाई हुई है। तो पहले से ही पता था। ये भी पता था कल्प केदार, आज उस मंदिर का काफी विजुअल्स दिखा रहे हैं, कल्प केदार जो कल्पेश्वर महादेव जो पूरा का पूरा फिर से सबमर्ज हो गया, वो मंदिर 1835 में उसके फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं कि वो पूरा का पूरा नदी के लेवल पर था और वो पूरा सबमर्ज बरीड हुआ था। ठीक ऐसा ही एवलांच आया था 150 वर्ष की अवधि में, और 1980 में, 30-40 वर्ष पहले वो एक्सकेवेट करके निकाला गया। तो आप उस कल्प केदार का चित्र ही देखें, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल मोनूमेंट, एक हिस्टोरिकल इमारत है, इतना पुराना प्राचीन मंदिर,
उससे देख के ही पता कि भाई वो मंदिर जो है आधा का आधा जो है दफन है, अंडरग्राउंड है वो सब। इसका मतलब ये पूरा का पूरा धराली जो है वो लैंडस्लाइड्स के ऊपर ये मार्केट जो है हम बसा रहे हैं। तो उसके बावजूद हम नहीं समझे, जब हमारे पास एक एविडेंस है, एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इतना बड़ा एविडेंस कि वो आधा जमीन के भीतर अंडर। तो अब हम क्या कहें, मतलब इस लोभ में इतने ज्यादा पर्दा हमारी आंखों पर पड़ गया कि हम जान रहे हैं कि ये ग्लेशियल डिपॉजिट्स और इसने फिर कभी ना कभी आना है, आज ना आए तो 2 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, लेकिन हम ऐसे उसके ऊपर बैठ जा रहे हैं जैसे अब कुछ होने वाला ही नहीं। डॉक्टर ध्यानी, एक चीज और समझना चाहूंगा मैं तो ये आपसे। अज्ञानता ये की ये और लापरवाही की पराकाष्ठा है। और अगर इसको एक शब्द जो आजकल उसमें कहा जाए तो इसको हम कहें कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस, मैं आपराधिक यही आपसे लापरवाही। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर धराली का गुनहगार कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? अब मैं लॉ पॉइंट बताता हूँ, हिस्टोरिकल एविडेंस मैंने आपको बता दी, ये सारे के सारे जी। दर्ज हैं वैज्ञानिक कि ये कल्प केदार मंदिर से, कि भाई धराली जो है वो ओल्ड ग्लेशियल डिपॉजिट्स है, जिसने कल्प केदार मंदिर को कभी पूर्व में 100-150 को दिखता है, वैज्ञानिक रूप से ये प्रमाणित है। नंबर दो, जब ये सारी आपदाएं आनी शुरू हुई तो और 2012 में इस पूरी गंगा घाटी से बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हटाकर जो अभियान इस पर चला था, इस पूरी घाटी को ये कहते हुए कि ये माँ गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है गंगा की, उसकी उद्गम घाटी है, उस महत्व के दृष्टिगत इसको गौमुख से उत्तरकाशी तक इसके 100 किलोमीटर के पूरे 4000 स्क्वायर किलोमीटर कैचमेंट को भारत सरकार द्वारा 2012 में नोटिफाई कर दिया गया इको सेंसिटिव जोन। ये एक पहला ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट था जो अगर इंप्लीमेंट होता तो पूरे हिमालय के लिए ब्लूप्रिंट, हिमालय नीति का ब्लूप्रिंट का काम करता है, जिसके ऊपर आज विचार चल रहा है। और हम लोग इसको बार बार पुश कर रहे हैं क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में उस समय 3 बातें कही गई कि गंगा के इस सबसे शुरुआती, इस गंगा का जहां से जन्म होता है, इस स्ट्रेच के संरक्षण के लिए इसमें गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, कुछ गतिविधियों को रेगुलेट किया जाएगा और कुछ को प्रमोट किया जाएगा। तो पहली बार पूरे हिमालय में सबसे जो एक कॉमन सेंस है कि गतिविधियों को 3 श्रेणियों में, प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड और प्रमोटेड, केवल इसी स्ट्रेच में बांटा गया है। वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, देखिए क्या प्रतिबंधित है। इसका क्लॉज जो नोटिफिकेशन मैंने शेयर किया है वो आप देखिए, उसका क्लॉज जो है वो 16, और वो ये कहता है कि इस पूरे एरिया का जो मास्टर प्लान बनेगा, ये कह रहा है 13-14 साल पहले 2012 दिसंबर का, कि उसका मास्टर प्लान सेल इंडिकेट द एरियाज ऑन हिल स्लोप्स वेयर डेवलपमेंट शेल नॉट बी परमिटेड। सेकंड, नो डेवलपमेंट शेल बी अंडरटेकन और एरियाज विच फॉल इन फॉल्ट और हैजार्ड फॉलिंग ऑन द स्प्रिंग लाइंस, जो ये था, एंड फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम्स और स्लोप्स विद ए हाई डिग्री ऑफ इरोजन, जो ये सब जगह आ रहा है, एज आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस। तो वहां नो कंस्ट्रक्शन जोन होगा। तो ये कहता है कि गो और नो गो एरिया डिफाइन करिए आप इस पूरी जगह एरिया में, कुछ नहीं हुआ। नाउ सेकंड, आप इसका अगला ही पॉइंट ये कहता है कि the catchment areas of the springs have been shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation of those that have run dry in their natural settings shall be incorporated in the master plan drawn up by the state government to ban developmental activities at or near these areas. हम्म। तो ये लॉ है, भारत सरकार का नोटिफिकेशन कह रहा है। तो और उसके बाद में आगे पढ़िएगा, बड़ा टूरिज्म की गाइडलाइन कह रहा है कि टूरिज्म एक्टिविटी शेल बी एज पर द tourism master plan and tourism master plan shall be based on a detailed carrying capacity study। ये है लॉ, अभी तक नहीं हुई साहब। तो ये सब कहते हुए जब कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठता है तो स्टेट गवर्नमेंट कहता है साहब इतना रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर मत डालो, हमारी डेवलपमेंटल टूरिज्म एस्पिरेशंस हैं वो हैम्पर होंगी। और इन सब को ताक पर रखकर जिस जगह के लिए ये कुछ नहीं किया गया पिछले 13 सालों में, और इस वर्ष स्टेट अथॉरिटीज द्वारा पीएमओ तक को मिसलीड कर दिया गया, और अभी 4 महीने पहले मोदी जी को यहाँ लाया गया फरवरी में, ठीक इसी जगह हरसिल धराली के क्षेत्र में बैठाकर बढ़ाने का जो है पूरा एजेंडा स्टेट ने अपना आगे बढ़ाया कि आइए घाम तापो पर्यटन यहाँ पर बढ़ाइए। आप देखिए न्यूज में जो है फ्लडिंग ऑफ न्यूज की भाई ये सब हो रहा है, और आज 4 महीने बाद वो इलाका तबाह है।
बाबा जिस रे टूरिज्म बाबा। तो आप 4 महीने, जहां मोदी जी को 4 महीने पहले बुलाकर प्रधानमंत्री जी को ये लाकर तो ये मिसलीडिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लॉ ये बने हैं, हम ये ना करके हम कह रहे हैं जी बनाओ, और अब प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं तो इतने टूरिस्ट आएंगे तो अब हमें और भी जगह चाहिए जहां हम होटल बनाए, जहां हम होम स्टे बनाए। तो आखिर क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि हम एक लक्ष्मण रेखा तक का भी विचार नहीं कर रहे हैं कि कहीं कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक कॉमन सेंस है, आप अपने शरीर के लिए भी करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर ना हो जाए, शुगर ना हो जाए, चलिए इस चीज का परहेज करें, इस चीज। तो एक लक्ष्मण रेखा, एक नियंत्रण हर जगह के लिए होना चाहिए। और ये तो संवेदनशील हिमालय है, और फिर ये तीर्थ है। तो मैं इतनी सारी बातें मैंने कही, तो सरल भाषा में अगर एक लाइन में मैं कहूं, तो जब धामों को ये दामों में बदलने की होड़ जब हमारी दृष्टि पर हावी हो जाए, तो फिर ये उसी का नतीजा है। और यही बात पर जो है शास्त्र भी कहते हैं हमारे, पर कि जब अपूज्य पूजने हो जाएं और पूज्य जो है वो व्यतिक्रम जब होने लग जाए, तो ये आपदाएं घटित होती हैं। डॉक्टर ध्यानी, एक आखिरी सवाल, और आपने बहुत अच्छे से समझाया पूरी बात को। धामों को दामों के से में अगर बदलने की आप होड़। तोलेंगे तो यही स्थिति होगी। हाँ बिल्कुल, जी। बदलने की होड़ जो होगी तो यही स्थिति होगी। पर विकास भी तो जरूरी है, मानवता के लिए, मानव के विकास के लिए, इंसान के विकास के लिए डेवलपमेंट भी जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप पर्यावरणविद हैं, इतने सालों से उस इलाके में काम कर रहे हैं, तो अगर उत्तराखंड के लोगों को या पहाड़ों में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ना है, उनको विकास में आगे लेकर आना है, तो किस तरह की योजनाएं सरकारों को बनानी चाहिए? बिल्कुल, यहाँ हमने वही बात कही कि आखिर पहली बात तो यहाँ के लिए जो विकास है, वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक ताने बाने के अनुरूप होना चाहिए। भाई जब आपकी धारण क्षमता जो है गंगोत्री तक एक दिन में 2-3 हजार लोगों को संभालने की है, और आप वहां दसियों हजार लोग जो है वो करें, और हर कोई सोचे कि मेरा मैं होटल बना लूं, मैं भी गाड़ियां, मेरी भी गाड़ियां चले यात्रा में, ये सब, तो ये तो संभव नहीं है ना, कि ये पूरी घाटी हर एक व्यक्ति के लिए एक होटल का अधिकार दे दे, होटल निर्माण का और गाड़ियां चलाने का। तो आखिर मैंने वही कहा, भोजन आपके लिए आवश्यक है ना, आपके शरीर के लिए, लेकिन जैसे आप भोजन में अपने शरीर की व्यवस्था को देखते हुए जानते हैं कि मेरे लिए नमक इतना ही चाहिए, मैं रात्रि में नहीं करूंगा, मैं इस समय कर लूं, एक दिन मेरे लिए उपवास चाहिए, ठीक वही है, वो विकास है। यहाँ के लिए भी सड़क चाहिए, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सड़क मुझे भी चाहिए, बिजली मुझे भी चाहिए, लेकिन उसका एक ढंग हो सकता है ना। हमें सड़क चाहिए, अभी देखिए चार धाम प्रोजेक्ट है, मैं उसकी कमेटी का भी मेंबर रहा, हाई पावर्ड कमेटी का, सुप्रीम कोर्ट। जी जी हाँ। हमने कहा भाई पहाड़ आपका 10 मीटर डीएलपीएस रोड नहीं थाम सकता, जो आप 10 हजार व्हीकल्स को एक दिन में इन धामों में पहुंचाने के लिए बना रहे हैं, ये नहीं है। और लॉ भी कहता है 5.5 मीटर रोड इज मोर, वरना आप पहाड़ों, और क्या किया, पहाड़ काटे काटे आप चारों धामों में हाल देख लीजिए, दर्जनों लैंडस्लाइड्स खड़ी हो गई हैं, पूरा प्रोजेक्ट काउंटर प्रोडक्टिव है, आपके लोकल्स नहीं जा पा रहे हैं, आपके डिफेंस फोर्सेस जो है रुकी पड़ी है इतनी, तो हमने लैंडस्लाइड्स खड़ी कर दी, हमने पूरे के पूरे पहाड़ गिरा दिए, हमने पूरा। और वही रोड जो है, आप हल पहाड़ को ना छेड़कर नीचे की तरफ व्यवस्था दीवार खड़ी करके उसमें कुछ भरान करके आप बना सकते थे, जिसको कहते हैं फ्लेक्सिबल और डिजास्टर रेजिलियंट अप्रोच। लेकिन हम्म। आप विकास को केवल प्रोजेक्ट देखें, और विकास करने वाली एजेंसियों के लिए, जैसे यहाँ बॉर्डर रोड एजेंसी है, उसके लिए अब ये सड़क केवल एक प्रोजेक्ट, लेकिन अगर उस सड़क को एक जिम्मेवारी देखें और उस ढंग से वो अप्रोच उठाएं, तो तब वो सस्टेनेबल होगा। तो बिल्कुल विकास चाहिए, लेकिन उस हर एक विकास, उस हर एक सड़क या अन्य सारी परियोजनाओं के सस्टेनेबल अप्रोच क्या है। आपको बिल्कुल। भूख लगी है, आप अपने शरीर की लिमिटेशंस जानते हैं, मैं आपके सामने रख दूं हर तरीके का, क्या आप खा लेंगे? आप बोलेंगे नहीं हेमंत जी, अगर मैं ये खाऊंगा तो मेरी तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, मुझे ये हो जाएगा, नहीं फिर तो मैं शाम तक काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे शरीर के लिए ये अनुकूल नहीं है, साधारण सी बात। और मुझे इतना खाना है कि मुझे शाम को व्यायाम भी करना है, मुझे ये चाहिए। ऐसे ही ये हिमालय साहब दिल्ली बंबई नहीं है। आप दिल्ली मुंबई की तर्ज पर सारी गाड़ियां यहाँ पहुंचे, सबके वाईफाई यहाँ हो जाएं, पिज्जा बर्गर, ये साधना क्षेत्र हैं हिमालय के। तो आपको धाम चाहिए, धाम के अनुकूल तीर्थ यात्री चाहिए, या दाम चाहिए, टूरिज्म हॉटस्पॉट चाहिए, और ये सारे के सारे क्षेत्रों को का बाजारीकरण चाहिए। तो ये तो क्या चुनाव हमारा है। मैं एक लाइन में अगर समझना चाहूँ आपसे डॉक्टर जानी आखिर में, तो क्या राशनिंग होनी चाहिए? कितनी सड़कें बनेंगी, कितने वाहन आएंगे, कितने टूरिस्ट आएंगे, उस पे एक लिमिटेशन हो कि इतने हजार से ज्यादा यात्री एक वक्त पे नहीं आ सकते? बिल्कुल, हमने इसका पूरी स्टडी दी है,
चारधाम कमेटी में भी हमने पूरा दिया है कि इसकी धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार, इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो हमारे रिसोर्सेस हमारा कितना उठा सकते हैं भाई, कितना पानी, कंस्ट्रक्शन होगा कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए, कौन से स्लोप्स अनुकूल हैं, फिर उनका पानी कहाँ जाएगा, बिजली कितनी आएगी, कितना वो रहेंगे, तो एक सस्टेनेबल तरीके से, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए। और हमने ये तक कहा जहां नहीं हो सकते इन क्षेत्रों को आप ग्रीन बोनस दीजिए, क्योंकि यहाँ इस हिमालय से जहां मैं बैठा हूं, जहां ये घटनाएं हो रही हैं, सुमित जी, आधे हिंदुस्तान की वाटर और फूड सिक्योरिटीज हिमालय के स्वास्थ्य पे निर्भर है। सही तो बात। आप वो मुर्गी जो आपको रोज सोने का अंडा दे रही है ना, वो कहावत थी, उसको लालच में आके बोले कि मैं एक ही बार इसको फाड़ के सब कुछ निकाल लूं, तो वो अंधापना है। आपने भारत के भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी आध्यात्मिक धरोहर भी और उनकी पर्यावरणीय धरोहर भी आपने उनको सौंपनी है, जो हमें हमारे पूर्वजों ने सौंपी है। आज 60 से 70 करोड़ जो है गौमुख यहाँ से शुरू होती है गंगा जी, और गंगा सागर तक इसके पूरे बेसिन में 60 करोड़ से आबादी का तो वाटर और फूड सिक्योरिटी सीधा सीधा इस हिमालय के स्वास्थ्य से है। जी। और फिर जो शुद्ध पर्यावरण और पूरे उसका जो लिंक जलवायु चलाएगा है डॉक्टर वो ध्यानी अगर गवर्न आपको। करता है हिमालय, जी। वो हम गवर्न करता है हिमालय। तो अगर हम इस बड़े लाभ को हम किस तरीके से साइड कर रहे हैं ये देखते हुए, तो सरकार को बोलना चाहिए, देखिए भाई, यहाँ के लोगों के लिए चलिए ग्रीन बोनस दीजिए, जंगलों पर लोड कम पड़े, सिलेंडर 1,000 का है आप 500 में ले लीजिए, ये कर लीजिए। इस तरीके से एक सस्टेनेबल अप्रोच के तहत वो अनुकूल विकास, वो सुविधाएं भी पहुंचाई जा सकती हैं, लेकिन नियंत्रण हमें अपनी उस लोभ और लालच पर रखना होगा। लेकिन अगर हमारा लालच ये है कि नहीं हम तो लूटे लूटे, तो विकास केवल वो एक बहाना है, वो केवल एक आड़ है। अंत में हम अपने, तो इसलिए विकास के नाम पर कृपया अपने लोभ और लालच को जस्टिफाई ना करें, उसको न्यायोचित न ठहराएं। ये अपील मैं आपके माध्यम से सरकार और अपने नीति निर्धारकों से करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ध्यानी, आपने बात की, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया। और आप जैसे पर्यावरण की बातें अगर ऊपर तक पहुँचे जो नीति निर्धारक लोग हैं, तो शायद इस तरह के हादसों से, इस तरह की आपदाओं से हम लोग बच सकें। आपको बहुत जी। इम्पोर्टेंस सरकार देती है, सुप्रीम कोर्ट देती है, पर मैं नहीं, चाहूँगा कि मैं, आपके सुझावों को भी उतनी इम्पोर्टेंस दी जाए। बिल्कुल, अब मैं ये भी कह रहा, और ये भी है बात की पर्यावरण विद, आपने कहा पर्यावरण का ज्ञान तो हो ही जाता है जब हम एक साधक होते हैं और उस जगह प्रकृति से जुड़ के रहते हैं। तो मूल रूप से तो मैं, जो साधना, जो हमारे यहाँ एक सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई और अनुसंधान हमारी संस्कृति में बताया गया है, उस आध्यात्मिक सत्य को जानना, उसके मार्ग पर हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम ये देखते हैं पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी और संवेदनशीलता जाग उठती है। तो जब बात करते हैं तो पर्यावरणविद भी लगने लगते हैं, लेकिन मूल से आत्मिक रूप से तो यहाँ से जुड़े और इसकी इसकी सेवा और इस सनातन जो हमारी संस्कृति है उसके साधक हम लोग यहाँ पर हैं, और इसी रूप से आप इस इस कार्य को अपनी साधना देखते हैं। आप इस वक्त कहाँ से जुड़े हैं डॉक्टर डॉक्टर ध्यानी? अभी आप हैं इस कहाँ? समय मैं यहीं रहता हूँ, उत्तरकाशी में भागीरथी इको सेंसिटिव जोन, ये जो क्षेत्र है अच्छा, जहाँ ये अच्छा। घटना घटी है, उससे 50 किलोमीटर नीचे एक आश्रम में साधक के रूप अच्छा, में यहाँ पर अच्छा। साधना करता हूँ। और जो भी उस साधनागत प्रेरणा होती है, आदेश होते हैं, उसके तहत इस कार्य को अपनी साधना और सेवा समझते हुए इस कार्य को करते हैं। उसके लिए दिल्ली भी दौड़ भाग होती रहती है बराबर, देहरादून भी दौड़ भाग होती रहती है, और इन्हीं सबको लेकर जितना हो सके हमसे प्रयास वो लगे रहते हैं, क्योंकि वो हम अपनी मानवता के लिए भी और इस देश के लिए अपनी देशभक्ति और इस मानवता के लिए अपना धर्म समझते हैं। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दैनी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं यही कहूँगा कि उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए थे खुद डॉक्टर ध्यानी, जो सालों साल से पूरी मेहनत से कोशिश कर रहे हैं कि हिमालय और भागीरथी के इस इको सेंसिटिव ज़ोन को जितना हम बचा सकते हैं, उतना बचा पाएँ। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।